सभी मित्रों का चाणक्य ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पे हार्दिक स्वागत। आप सब पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 की सीधी भर्ती की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सीधी भर्ती परीक्षा 2018। ये देख के ऐसा नहीं सोचें कि कहीं इसमें सामग्री पुरानी होगी, क्योंकि ये 18 की भर्ती है और अभी 2020 में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। बाज़ार में जब मैंने देखा कि लाइब्रेरियन के लिए सामग्री की कमी है, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे कोचिंग्स में कहीं अध्यापन की व्यवस्था हो, चाहे पुस्तकों की व्यवस्था हो, ऐसी स्थिति में मैं इस क्षेत्र में शोधरत हूँ। इसलिए मैंने मेरा नैतिक दायित्व समझा कि क्यों ना सभी संभागियों के लिए ऑनलाइन सामग्री उपलब्ध करवाई जाए। हमारा जो चैनल है वो आपको प्रतिदिन सामग्री उपलब्ध करवाएगा, जिससे कि आपको पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड 3 कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत अधिक सहयोग मिलेगा। साथ ही हमने एक लाइब्रेरियन टारगेट नाम से व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। उसके माध्यम से आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने का फ़ायदा ये होगा कि आपको निरंतर टेस्ट पेपर्स, वीडियोज और अन्य जो वॉइस फॉर्म में फाइल्स हैं वो मिलती रहेंगी, और आप जो हैं वो निरंतर हमारे साथ संपर्क में रहकर क्रम से संपूर्ण सामग्री का अध्ययन कर पाएंगे। हम जो भी इसमें सामग्री डालेंगे वो सारी की सारी सीरीज़ के रूप में डालेंगे। प्रतिदिन एक वीडियो और हर 10 दिन पर एक टेस्ट, जिससे कि आपका अभ्यास निरंतर बना रहे और आप पुस्तकालय विज्ञान में और सूचना विज्ञान में कहीं दक्षता हासिल कर पाएँ और आने वाली जो भर्ती है उसमें अच्छी स्कोरिंग करके सफलता प्राप्त कर पाएँ। तो अब हम शुरू करेंगे। पुस्तकालय विज्ञान की जो जान है, जो नींव है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र, उनके बारे में आज अपन अच्छे से जानेंगे और उनको तैयार भी करेंगे। मित्रों, पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं उनके बारे में सबसे पहले 5 सूत्रों की 4 सामान्य जानकारियां मैं आपको दे देना चाहता हूं। सबसे पहले तो ये 5 सूत्र दिए किसने? ये दिए डॉक्टर SR रंगनाथन ने। कब दिए? 1928 में। डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1928 में ये 5 सूत्र दिए। डॉक्टर SR रंगनाथन ने ये 5 सूत्र दिए तो इनका उल्लेख कहाँ था? तो SR रंगनाथन की एक पुस्तक है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। पुस्तक का नाम भी यही है, पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र। तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र नामक पुस्तक में SR रंगनाथन ने 1928 में पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों का सर्वप्रथम निरूपण किया। अब डॉक्टर SR रंगनाथन थे कौन? तो डॉक्टर SR रंगनाथन थे वो मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष के पद पे कार्यरत थे, अर्थात वो मद्रास विश्वविद्यालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्होंने पुस्तकालय की सार्वभौमिक आवश्यकता पर बल दिया। सार्वभौमिक आवश्यकता का तात्पर्य यह है कि सब जगह, घर में भी, हॉस्पिटल में भी, कहीं मोटर गैराज में भी, कहीं प्रयोगशाला में भी, शैक्षणिक संस्थाओं में भी, सब जगह पुस्तकालय की आवश्यकता है, ऐसा डॉक्टर SR रंगनाथन ने कहा। उन्होंने इस बात पे बल दिया कि पुस्तकालय सब जगह होना चाहिए। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र मैं परीक्षा की दृष्टि से आपसे कहना चाहूँगा कि 5 सूत्रों को क्रम से कंठस्थ करना है। 5 सूत्रों को क्रम से कंठस्थ करना है, क्योंकि परीक्षा में जो प्रश्न कई बार बनते हैं वो ऐसे बनते हैं कि पुस्तकालय विज्ञान का 5वां सूत्र कौन सा है, चौथा सूत्र कौन सा है, या द्वितीय सूत्र कौन सा है। इस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, तो इनको क्रम से याद करना हमारे लिए कहीं फ़ायदेमंद रहेगा। तो इनको मैं 2 बार दोहराऊंगा, आराम से आप भी इस ढंग से तैयार होके बैठें कि ये 5 सूत्र मेरे को 2 बार दोहराने में बढ़िया से तैयार हो जाने चाहिए। प्रथम सूत्र, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। सबसे पहली बात है कि पुस्तकें उपयोग के लिए हैं।
दूसरा सूत्र है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा सूत्र इसी से संबंधित है और इसका विपरीत है, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। पहला क्या था? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। दूसरा है प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। तीसरा है प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। चौथा है पाठक का समय बचाएं। चौथा सूत्र है पाठक का समय बचाएं। पांचवा है पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक तंत्र है। आंख बंद करके एक बार इन पांचों सूत्रों को फटाफट दोबारा से दोहरा लीजिए। पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाएं, पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक तंत्र है। मैं समझता हूं कि पांचों सूत्र आप सबको बढ़िया से तैयार हो गए होंगे। अब इन सूत्रों को अपन विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जो सूत्रों का विस्तार है, सूत्रों से संबंधित जो चीज़ें हैं उनसे भी कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो प्रथम सूत्र का जो निहितार्थ है, प्रथम सूत्र कौन सा? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, पुस्तकें उपयोग के लिए हैं। इसमें 5 निहितार्थ हैं, 5 निहितार्थ हैं। सबसे पहली बात है पुस्तकालय भवन की अवस्थिति। पुस्तकालय भवन की अवस्थिति किसमें परिगणित की गई है? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, इस सूत्र में परिगणित की गई है। तो पुस्तकालय भवन की अवस्थिति अर्थात पुस्तकालय भवन इस ढंग से बना हुआ होना चाहिए कि इनमें रखी हुई पुस्तकें सर्वाधिक उपयोग में आ पाएँ। कोई ऐसा कोना नहीं होना चाहिए जहां रखी पुस्तकें उपयोग में ना आ पाएँ या फिर उनको कई दिनों के बाद में उपयोग में लिया जाए। चक्रिक ढंग से सभी पुस्तकें यथा समय उपयोग में आनी चाहिए, इसलिए पुस्तकालय भवन का इस ढंग से निर्माण होना चाहिए। दूसरा निहितार्थ है पुस्तकालय का कार्यकाल। तो हमें ध्यान क्या रखना है दिमाग में? पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, तो जब पुस्तकें उपयोग के लिए हैं, पुस्तकों का उपयोग करना है, तो पुस्तकालय का समय भी 12 घंटे से अधिक होना चाहिए। पुस्तकालय के खुले रहने का समय 12 घंटे से अधिक होना चाहिए, तब जाके प्रत्येक पाठक उन पुस्तकों का उपयोग कर पाएगा, अधिकतम उपयोग कर पाएगा। वैसे भी कई सारे विश्वविद्यालय ऐसे हैं, कई सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिनके पुस्तकालय 24 आवर्स 24 घंटे खुले रहते हैं। अपन फटाफट आगे चलते हैं। पुस्तकालय कर्मचारी, पुस्तकालय कर्मचारी है वो सक्रिय होना चाहिए, हंसमुख होना चाहिए और उसको पुस्तकालय में काम करने में आनंद आना चाहिए, तभी वो पुस्तकों को उपयोक्ता के लिए, जो प्रयोक्ता है, जो पाठक है, उसके लिए अच्छे से उपलब्ध करवा पाएगा। नहीं तो एक निराश कर्मचारी पुस्तकों को झाड़ पूछ भी नहीं सकता, तो वो उपयोग के लिए दूसरों को देने की बात तो अलग है। ऐसी स्थिति में पुस्तकालय कर्मचारी की भी भूमिका है कि पुस्तकों का सर्वाधिक उपयोग हो। पुस्तकालय प्रशासन का दायित्व, पुस्तकालय प्रशासन का सब ये दायित्व है कि पुस्तकालय हैं वहाँ से वो बाहर भी जिन व्यक्तियों को ज़रूरत है, जो पुस्तकालय में बैठ के पढ़ नहीं सकते, उनके लिए भी वो पुस्तकें उपलब्ध करवाएं। और यदि पाठक को बाहर से किसी पुस्तक की ज़रूरत है, ऐसी स्थिति में पुस्तकालय प्रशासन उन पुस्तकों की व्यवस्था करे। बड़े पुस्तकालय, छोटे पुस्तकालय हैं, उनको उधार रूप में, ऋण रूप में पुस्तकें खरीदने के लिए धन या फिर पुस्तकें प्रदान करें। पुस्तकों के उपयोग अनुसार जिल्दबंदी, ये भी एक खास बात है। कुछ ऐसी दुर्लभ पुस्तकें होती हैं जिनकी कुछ ही प्रतियां होती हैं और उनका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में उपयोग को देखते हुए जिस पुस्तक का जितनी बार ज़्यादा उपयोग हो रहा हो, उसकी वैसी जिल्दबंदी करवाई जाए। जैसे किसी एक पुस्तक का बहुत बार उपयोग हो रहा है, प्रतिदिन उसका उपयोग हो रहा है, एक पाठक दे के जाता है तो दूसरा पाठक उसको लेके जाता है। ऐसी स्थिति में उसकी चमड़े की जिल्दबंदी होनी चाहिए जिससे कि वो फटे नहीं। मध्यम उपयोग हो रहा हो, ऐसी स्थिति में उसकी कहीं रेगजिन
या फिर प्लास्टिक की जिल्दबंदी हो सकती है। ऐसी पुस्तकें जिनका सप्ताह में कभी कभार उपयोग हो रहा हो, उसका अपन कागज़ से जिल्दबंदी कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में पुस्तकों के उपयोग के अनुसार उसकी जिल्दबंदी होनी आवश्यक है। अब देखिए अपना द्वितीय सूत्र का क्या निहितार्थ है। प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले। सबसे पहला निहितार्थ सब राज्य का दायित्व है। ये राज्य ज्ञानवर्धन के लिए इस ढंग से पुस्तकों की व्यवस्था करे कि उसके राज्य में कोई भी ऐसा पाठक ना रहे जिसको उसकी इच्छित पुस्तक मिले नहीं। इसलिए प्रत्येक ग्राम स्तर पे, शैक्षणिक संस्थाओं में, जिला स्तर पे अच्छे से पुस्तकालय होने चाहिए और उनको यथासमय राज्य सरकार धन उपलब्ध करवाए कि वो अपेक्षित पुस्तकें खरीद पाएं। पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व हर एक भौगोलिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में एक पुस्तकालय प्राधिकरण का गठन होना चाहिए जो पुस्तकालय की सारी व्यवस्थाओं का बढ़िया से नियोजन करे। वो चाहे कहीं कर्मचारियों की नियुक्ति करना हो, पुस्तकों की उपलब्धता हो, पुस्तकालय भवन का निर्माण हो, इन सारी चीज़ों का नियोजन वो करे, तब जाके प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिल पाएगी। यहाँ प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिलने से तात्पर्य ये नहीं है कि पाठक सब जगह खोज के साहब अपनी इच्छित पुस्तक उसको वो यदि जयपुर में बैठा है और उसको पुस्तक चाहिए तो उसको दिल्ली तक खोजना पड़े, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। उसको जयपुर में ही उसकी इच्छित पुस्तक मिल जाए पुस्तकालय से, ऐसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। इसलिए कहीं पुस्तकालय प्राधिकरण के दायित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व साहब ये है कि यदि पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध है तो उस पाठक को फटाफट बिना किसी बाधा के पुस्तक उपलब्ध करवाएं, जिससे कि वो उस पुस्तक का बढ़िया से अध्ययन कर पाए। और यदि पुस्तकालय में पुस्तक उपलब्ध नहीं है, ऐसी स्थिति में उस पुस्तक के बारे में अपने यहाँ अभिलेख लिखते हुए भविष्य में उसको यथा कम समय में पुस्तक उपलब्ध करवाने का कहीं वादा करे पुस्तकालय। अब इसके साथ साथ पाठकों के की भी कुछ दायित्व हैं। पाठक जो हैं वो निरंतर रूप से पुस्तकों का अध्ययन तो करें, पुस्तक पढ़ें तो सही, परंतु उसके साथ साथ ही वो ध्यान रखें कि पुस्तकों के किसी प्रकार का चित्र या पृष्ठ आदि फाड़े नहीं, नियत तिथि पर पुस्तकें वापस लौटा दें, पुस्तकों में किसी प्रकार का निशान आदि नहीं लगाएं और पुस्तकें जिस क्रम से पुस्तकालय में रखी हुई थी उसी क्रम से काम में लेने के बाद वापस रखें। पुस्तकों को छिपाकर नहीं रखें, क्योंकि जिस प्रकार से एक पाठक को आवश्यकता उसी प्रकार से दूसरे को भी होगी। तो उसको अपना ये नैतिक दायित्व समझना चाहिए कि मेरे उपयोग के बाद अन्य लोगों के उपयोग के लिए इस पुस्तक को यथास्थान में रख दूं। पुस्तकों की चोरी नहीं करें, ऐसा कोई करता नहीं है, पर फिर भी कहीं ये पाठक का नैतिक दायित्व है कि वो पुस्तकों की चोरी ना करें। पुस्तकालय का जो भवन है वो एक सार्वजनिक भवन है, सभी की संपत्ति है, इसलिए पाठक किसी भी प्रकार से पुस्तकालय भवन या फिर उसके फर्नीचर या उसकी जो भी भौतिक संपदा है उसको किसी भी प्रकार से नुकसान ना पहुंचाए, कुछ लिख कर या फिर कुछ निकाल कर। ऐसी स्थिति में कहीं पुस्तकालय भवन की भौतिक संपदा को पाठक नुकसान ना पहुंचाए, ये उसकी जिम्मेदारी है। इसलिए जो द्वितीय सूत्र है उसके 4 निहितार्थ हैं। राज्य का दायित्व, पुस्तकालय प्राधिकरण का दायित्व, पुस्तकालय कर्मचारियों का दायित्व और पाठकों का दायित्व। ये जब अपन आराम से समझ जाएंगे तो ये सूत्र भी अपने को ढंग से समझ में आ जाएगा और इससे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे उनका उत्तर अपन दे पाएंगे। तीसरा सूत्र है पुस्तक को उसका पाठक मिले। दूसरे सूत्र का एकदम विपरीत और दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पुस्तक को उसका पाठक मिले। अब पुस्तक जब पहुंच में होगी, अप्रोच में होगी, तभी उसको पाठक मिल पाएगा। ऐसी स्थिति में
पहला निहितार्थ है मुक्त प्रवेश प्रणाली। जो पुस्तकालय है उसमें मुक्त प्रवेश प्रणाली, पाठक जहाँ चाहे घूमे, जितनी चाहे उतनी पुस्तकों को देखे और अपनी इच्छित पुस्तकों को खोजे, उसके लिए कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। ऐसी स्थिति में वो अपनी सारी की सारी इच्छित पुस्तकों के बारे में जान पाएगा और उनका जो निश्चित स्थान है उसको जान पाएगा और कम समय में अपनी पुस्तक प्राप्त करके वो पढ़ पाएगा। इससे एक फ़ायदा और होगा कि जो पुस्तकालय में काम करने वाला अटेंडेंट है उसको भी बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उसके लिए कहीं परिश्रम कम होगा और पाठक अपनी पुस्तक स्वयं प्राप्त कर पाएगा। दूसरा निहितार्थ है नवीन पुस्तकों की प्रदर्शनी एवं सूची का प्रकाशन। अब साहब रोज़ नई नई सामग्री आती हैं और आजकल तो वैसे भी ज्ञान का विस्फोटन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में जो जीके समसामयिक विषय हैं, घटनाएं हैं, जयंतियां हैं, पुण्यतिथियां हैं आदि सारी घटनाएं घटित होती हैं, तो उन घटनाओं से संबंधित, उन जयंतियों से संबंधित, उन पुण्यतिथियों से संबंधित जो नई पुस्तकें हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई जानी चाहिए, जिससे कि अधिकाधिक लोग उन पुस्तकों को देखकर अपने उपयोग की पुस्तक का, अपनी रुचि की पुस्तक का चयन कर पाएँ। तो ये भी कहीं पुस्तक को पाठक तक पहुंचाने में सहयोग करेगा, पाठक उस पुस्तक तक पहुंच पाएगा। ऐसी स्थिति में अपन कह सकते हैं कि नवीन पुस्तकों की प्रदर्शनी और सूची का प्रकाशन पुस्तक को उसका पाठक दिलाने में सहयोग करेंगे। अगला निहितार्थ है प्रसूची में अतिरिक्त अभिगमों के संलेखों का समावेश। प्रसूची क्या होती है सब? प्रसूची ये होती है कि व्यवस्थित रूप से अपने पुस्तकालय में उपलब्ध सभी प्रकार के मुद्रित सामग्री, इलेक्ट्रिक मीडिया सामग्री, इन सारी चीज़ों का एक जगह संलेखन कर और उसका प्रसूचीकरण कर दिया जाता है, जो एक पाठक के लिए सुझाव के रूप में होता है। जब अपन किसी एक विषय से संबंधित पुस्तक खोजने जाते हैं तो एक तो अपन पूरे पुस्तकालय को खोजें, यह स्थिति तो ठीक नहीं होती, इसलिए प्रसूची में वो देख लेता है कि इस विषय से संबंधित ये पुस्तकें इस पुस्तकालय में उपलब्ध हैं और यहाँ जो नहीं है वो इससे संबंधित सामग्री फलां पुस्तकालय में उपलब्ध है, ऐसा अपने को प्रसूची में मिल जाता है। तो जैसे ही अतिरिक्त अभिगम, अतिरिक्त प्राप्ति के स्रोत जो होते हैं उनको अपने पुस्तकालय की प्रसूची में शामिल करना हमारा दायित्व है, क्योंकि हमको पुस्तक को पाठक दिलाना है, उस पुस्तक तक पाठक को पहुंचाना है। तो ये अपना था तीसरा सूत्र, पुस्तक को उसका पाठक मिले। चलिए चौथा सूत्र देखते हैं, पाठक का समय बचाएं। सबसे बड़ी बात है पाठक को कहीं पुस्तक ढूंढने में बहुत अधिक समय खर्च ना करना पड़े। सामान्य सी बात है, आप सारे लोगों ने पुस्तकालय विज्ञान का वैसे अध्ययन किया ही है, इसलिए समझने में देर नहीं लगेगी। पाठक का समय बचाएं। पहला निहितार्थ है पुस्तकालय में प्रवेश की सरल प्रक्रिया। अपन बात कर ही चुके हैं कि पुस्तकालय में प्रवेश के लिए उसको ज़्यादा बाधाओं का सामना ना करना पड़े, पाठक कम समय खर्च करते हुए अपनी पुस्तक तक पहुंच पाए। ग्रंथागार में मुक्त प्रवेश प्रणाली। ग्रंथागार में जो प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए वो मुक्त होनी चाहिए। सॉरी, यहाँ मुक्त छपा है, यहाँ कै पढ़ें। ग्रंथागार में मुक्त प्रवेश प्रणाली, कहीं कोई ऐसा बंधन नहीं होना चाहिए, ये करो वो करो ऐसा करो यहाँ तक ही जाओगे, ऐसे बंधन नहीं होनी चाहिए। एकदम मुक्त प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए, सभी के लिए होनी चाहिए। ऐसा बंधन ना हो कि महिला नहीं जाएगी, पुरुष नहीं जाएगा, या इतनी उम्र का बच्चा जाएगा, इतनी उम्र का नहीं जाएगा, ऐसी स्थितियाँ नहीं होनी चाहिए। सबके लिए मुक्त प्रवेश प्रणाली होनी चाहिए। वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण, इस पर अपन पहले भी बात कर चुके हैं
कि यदि वर्गीकरण कर दिया जाता है पुस्तकों का और प्रसूचीकरण कर दिया जाता है तो वो आसानी से उस वर्गीकरण को देखकर उस पुस्तक के स्थान तक पहुंच पाएगा पाठक। और प्रसूचीकरण में वहाँ यदि उपलब्ध भी नहीं है पुस्तक, अन्य किसी पुस्तकालय में उपलब्ध है तो भी वो अपनी पुस्तक तक पहुंच जाएगा। संदर्शिकाएं अर्थात गाइड, यदि कोई शोध किसी एक पर्टिकुलर विशेष विषय में शोध करने आ रहा है ना, तो उसके लिए ऐसी गाइड होनी चाहिए। यदि वो ये चाहता है कि मेरे विषय से संबंधित जिसमें मैं रिसर्च कर रहा हूँ, जिसमें मैं शोध कर रहा हूँ, उस पे शोध किस किस ने किया, किस ढंग का शोध किया, उसके क्या क्या रिजल्ट्स रहे, इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए उसके पास एक गाइड उपलब्ध होनी चाहिए। पुस्तकालय में गाइड उपलब्ध को होनी चाहिए जिसमें संक्षिप्त समरी हो और वो उसको देखकर अपने रुचि और अपने रिसर्च विषय के बारे में, शोध विषय के बारे में जानकारी प्राप्त कर और उन थीसिस शोध ग्रंथों तक पहुंच पाए। आगम निर्गम प्रणाली, पुस्तकें लेने और देने की जो सिस्टम है, प्रणाली है, वो ठीक होनी चाहिए। संदर्भ सेवा, रेफरल सेवा। संदर्भ सेवा और रेफरल सेवा से तात्पर्य यह है कि मान लीजिए अपने पास कोई पुस्तक उपलब्ध नहीं है, किसी अन्य पुस्तकालय में उपलब्ध है, या फिर कोई ऐसी सूचना सामग्री कहीं अन्य देश या अन्य राज्य में उपलब्ध है, तो उसके से संबंधित हमारे पास संदर्भ उपलब्ध होने चाहिए और हम उस पाठक को रेफ़र कर पाएँ कि आपकी जो सामग्री है, आपकी जो रुचि का सामग्री है या जो आपकी इच्छित सामग्री है, वो आपको फला संस्थान में प्राप्त हो सकती है। इस प्रकार से चतुर्थ सूत्र के जो 6 निहितार्थ हैं उन पे अपन ने चर्चा की। आप क्रम से इनको दोबारा से पढ़िएगा और ध्यान में रखिएगा। पंचम सूत्र का निहितार्थ, पुस्तकालय एक वर्धनशील जैविक तंत्र है। पुस्तक संग्रह। अब जैविक तंत्र क्या? जैविक तंत्र जीने का तंत्र, जहाँ अपन जीते हैं ना, वो सिस्टम, इकोसिस्टम। अब अपन कहीं जीते हैं तो साहब अपने को क्या क्या चाहिए? खेत चाहिए अनाज उगाने के लिए, घर चाहिए रहने के लिए, कपड़े चाहिए पहनने के लिए, पशुपालन चाहिए, दूध दही घी छाछ आदि प्राप्त करने के लिए। तो पुस्तकालय भी अपने आप में एक ऐसा जैविक तंत्र है, इकोसिस्टम है। उसमें पुस्तकों का संग्रह है, जैसे अपने को घर चाहिए वैसे ही पुस्तकों का संग्रह है सब। वहाँ उसकी दूसरी कई पाठक है, पाठक होने आवश्यक हैं। अपन जैसे संपूर्ण इकोसिस्टम के उपभोक्ता हैं, उसी प्रकार से जो पाठक है वो पुस्तकालय क्षेत्र का उपभोक्ता है। पुस्तकालय कर्मचारी, जैसे हम अनेक व्यवसाय करके अपने पूरे संस्थान को बनाए हुए हैं, पूरे समाज को बनाए हुए हैं, उसी प्रकार से पुस्तकालय कर्मचारी हैं, वो भी उस पुस्तकालय की सारी व्यवस्थाओं को चलाते हैं। वर्गीकरण एवं प्रसूचीकरण संहिताएं। वर्गीकरण और प्रसूचीकरण संहिताएं एकदम वैसे ही हैं जैसे अपने को गाइड करने के लिए साइन बोर्ड लगे होते हैं, या फिर कहीं जाने आने के लिए अपने को मैप देखना पड़ता है अनजान जगह जाने आने के लिए, वैसा ही मैप जो है उस पुस्तक तक पहुंचने के लिए वर्गीकरण और प्रसूचीकरण संहिताएं हैं। कंप्यूटराइजेशन, तकनीकी का प्रयोग। हमारे जीवन में हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमें कम परिश्रम में अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। वैसी ही स्थितियां पुस्तकालय में भी हैं। वहाँ भी कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से कम परिश्रम में अधिक सफलता प्राप्त की जाती है। इसलिए कंप्यूटराइजेशन भी कहीं पुस्तकालय का एक निहितार्थ है। भावी प्रावधान, अपने को भविष्य के लिए भी योजनाएं बनानी होती हैं। भविष्य में क्या क्या किया जाना चाहिए उसके ऊपर भी चर्चा करनी होती है। इसलिए अपन ऐसी जो व्यवस्था है वो भी करते हैं। भावी प्रावधान जो हैं उनको भी हम ध्यान में रखते हैं, जिससे कि आने वाले समय में हम समय के साथ चल पाएँ और किसी प्रकार का कोई व्यवधान उत्पन्न ना हो। पुराने और अनुपयोगी ग्रंथों की पहचान और छंटनी, ये भी एक प्रक्रिया है ग्रंथालय की कि जो पुराने और अनुपयोगी ग्रंथ हैं उनकी छंटनी की जानी चाहिए,
क्योंकि ऐसा नहीं करेंगे तो पुस्तकालय का जो स्थान है उसका सदुपयोग नहीं हो पाएगा, वो बेकार में ही रुका रहेगा। इसलिए कहीं नवीन पुस्तकों को, नवीन ज्ञान को जगह मिले, इस हेतु जो अभी प्रासंगिक नहीं रही हैं या फिर अनुपयोगी हो गई हैं या फट गई हैं, जो काम में लेने लायक नहीं हैं, ऐसी पुस्तकों की पहचान और छंटनी की जानी चाहिए। मित्रों, इस प्रकार से अपन ने पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्रों के बारे में जाना। 5 सूत्र किसने दिए, कौन सी पुस्तक में हैं, कब, और जिसने दिए डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन ने, तो वो कौन थे, और 5 सूत्रों के निहितार्थ क्या हैं, उन सारी चीज़ों के बारे में जाना। आप निश्चित रूप से इसका दोहरान कार्य भी कीजिएगा, क्योंकि एक छोटी सी सामग्री का दोहरान कार्य कर लिया जाता है तो वो चिरकाल के लिए स्थायी हो जाती है। अगला जो अपना वीडियो आने वाला है वो भारत में पुस्तकालय आंदोलन पर होगा। इससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, बार बार निवेदन करना चाहूँगा कि एक वीडियो में जितनी छोटी सी सामग्री आपको परोसी गई है, सौंपी गई है, उसको आप कंठस्थ कर लें। प्लीज़ 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 उसको कंठस्थ कर लें। इसके साथ ही आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो ज़रूरतमंद हैं उनको शेयर करें। मैं इससे कुछ कमाना नहीं चाहता, पर मैं ये चाहता हूँ कि जो सामग्री उपयोग के लिए बनी है वो उपयोक्ताओं के पास निश्चित रूप से पहुँचे, जिससे जैसा आपने अभी सूत्रों में पढ़ा ही कि प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले और प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, वैसे ही प्रत्येक जो ज़रूरतमंद है अर्थात लाइब्रेरियन की तैयारी कर रहा है उसको ये मेरी सामग्री मिले, और मेरी सामग्री को निश्चित रूप से दर्शक मिलें, देखने वाले मिलें, उपयोक्ता मिलें, और वो अधिकाधिक इसको काम में लें। पुनः आपको मैं याद दिला देना चाहता हूँ कि लाइब्रेरियन टारगेट व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप निश्चित रूप से जुड़ जाएं, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ, आप लिंक क्लिक करके उसमें ऐड हो जाएं। इंतज़ार कीजिए अगले वीडियो का, भारत में पुस्तकालय आंदोलन। धन्यवाद, नमस्कार।